मेरा नाम डॉक्टर शारिक है। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ ग्लेनफील्ड मलैरिटी हॉस्पिटल में। आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग आए कीमती वक्त निकाल के आपका। आज हम बात करेंगे एक फंगल इन्फेक्शन के बारे में, फंगल निमोनिया जिसे कहते हैं, क्रिप्टोकोकस फ्लोरेंटी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टोकोकस है क्या। क्रिप्टोकोकस एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो हम इनहेल करते हैं, वो फंगल स्पोर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। क्रिप्टोकोकस में 70 से ज़्यादा, मोर देन 70 स्पीशीज़ क्रिप्टोकोकस के पाए हैं अभी तक, जिनमें से क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और क्रिप्टोकोकस गैटी बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन अमूमन उन लोग को होता है जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है। बॉडी में क्रिप्टोकोकस लंग्स और ब्रेन में इन्फेक्ट होते हैं। सबसे कॉमन एरियाज जो है लंग्स और ब्रेन। क्रिप्टोकोकस जो है हमको सॉइल में, बर्ड ड्रॉपिंग्स में और थोड़े से जो बीके वुड होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अगर हम वो फंगल स्पोर्स इनहेल करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हमको क्रिप्टोकोकस हो सकता है। उसमें एक ख़ास बात यह है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है, ना कि ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन होता है। जब क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जाता है तो वो एक यीस्ट फॉर्म होता है। वो यीस्ट फॉर्म होने के बाद सेल्स उसके अतराफ एक आउटर लेइंग सेल्स पैदा होते हैं, जिससे ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है और ये आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में, जैसा आपका ब्रेन हो गया, स्किन हो गया या लंग्स हो गया, इसमें जाके इन्फेक्ट कर सकता है। अभी एक बार आपके पास ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया है तो अब इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स अगर लंग्स में है तो निमोनिया जैसे सिम्टम्स होंगे। तो मैं खुद एलर्जिक हूँ। तो ये तो एक हमारे घर फैमिली हेरिडिटी है, जेनेटिक्स होते हैं इसके। बेस्ट प्रिकॉशन है कि बिल्ली के पास ही नहीं जाना। बिल्ली के पास अगर आप गए और आपको कैट फर से अगर आपको एक्सपोजर हुआ तो आपको स्टार्टिंग में माइन्यूट सिम्टम्स होते हैं, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट टाइटनेस और आंखों में से पानी आना, ये सब एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। तो आपको अगर ये हो रहा है तो आप आपके करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास फ़ौरन चले जाइए। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको कुछ एलर्जिक सिम्टम्स है, अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो आप थोड़े से चंद दवाइयाँ जो है जो पल्मोनोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आप यूज़ करके देखिए। फिर भी ठीक नहीं हुआ तो अब फिर आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास या हॉस्पिटल जाके उसकी ट्रीटमेंट। कुछ भी फिक्र करने की बात नहीं है, ये कोविड जैसा नहीं है। पहली बात तो ये वायरस नहीं है जो हवा में, ठीक है। अपना मकसद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का डर पैदा करना नहीं, अपने को सिर्फ अवेयरनेस पैदा करना है कि आप एहतियात लेना है। अब तक क्यों नहीं बोला गया ये पब्लिक में, क्योंकि ये इन्फेक्शन जिसकी इम्यूनिटी, जिसकी कुव्वत बहुत ही कम रहती, उन लोगों में ही पाया जाता था। लेकिन अब क्या है कि हेल्दी पेशेंट्स में भी अब हमारे पेशेंट्स में जैसा पाया जा रहा है ऐसा हो सकता करके एक पॉसिबिलिटी की वजह से हम लोग आपको इसका जो है अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक, तो बच्चों में अब तक कोई केस हेल्दी पेशेंट्स में रिपोर्ट नहीं हुआ है। अभी इनका ही केस, पेशेंट का ही केस ये दूसरा या तीसरा केस है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। सपोज इनको इन्फेक्शन था, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांटेक्ट में रहने से उनकी बेटी को आ गया या उनके कांटेक्ट में रहने से मेरे को आ गया। नहीं, ऐसी फैलने वाली बीमारी नहीं है, ऐसी नहीं। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात आप वो जहन से निकाल दीजिए, ठीक है। आपके आवाज में डर महसूस हो रहा था तो मैं फौरन ही, अगर ट्रीटमेंट वक्त पर ना किया गया तो क्या नुकसान हो सकते हैं? डेथ हो सकती है। डेथ हो सकती है। एक्चुअली आपकी पेशेंट जब आई थी आईसीयू, शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ वेंटिलेटर, ठीक है। अब अगर सपोज यही सिचुएशन कोविड के पहले एरा में होता
और अपना यूजुअली आईसीयू प्रोटोकॉल ऐसा रहता है कि इतना सीवियर पेशेंट को आप सीधा वेंटिलेटर पे डालते हैं, ठीक है। कोविड के बाद हमारी वेंटिलेटर प्रैक्टिसेस चेंज हो गई। तो हम अक्सर देखे कि कोविड के बाद जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जा रहा था वो पेशेंट बचना नहीं। तो द प्रैक्टिस ऑफ वेंटिलेटर एंड एवरीथिंग चेंज आफ्टर कोविड। तो हम लोग सोचे कि जब तक पेशेंट बर्दाश्त करे, मिनिमम ऑक्सीजन मेंटेन करे, और सबसे ज़्यादा पेशेंट होश में थे और उनका विल पावर अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रांग था कि जो बोले वो सुन रहे थे और जैसा कॉपरेट करे। तो 16-16 घंटे कोई उतनी बड़ी मशीन के साथ औंधा लेटना, एक जागता हुआ इंसान, वो कॉपरेशन के साथ ही होता है। तो हम लोगों ने उनको 16 घंटे वेंटिलेटर जो अंदर की पाइप से दागे बिना सिर्फ बाहर के मास्क से मैनेज्ड इट दैट वे। तो ये भी एक यूनिक पर्सपेक्टिव है कि आप ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है। हर दिन बहुत कड़ी निगरानी से करना पड़ता है, एक एक घंटा भी बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं रहता तो सीधा वो वेंटिलेटर पाइप डाल देके फिर औंधा करना पड़ता है। So this was another unique experience for us. तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन ज्यादा चल रहा है। Non-invasive, we managed it with non-invasive ventilation. The severe ARDS, PFS है कि जैसा मैं शुरू में बोला कि जो आपको क्रिप्टोकोकस है आपको सॉइल में मालूम आता है, आपको बर्ड ड्रॉपिंग्स बोलते हैं जिसमें से मोस्ट कॉमन पिजन ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंटेड ये है हमारे। तो कोई पिजन की हमको हिस्ट्री देता है तो हमको रूल आउट करना पड़ेगा कि फंगल में क्रिप्टोकोकल उनको है या नहीं। तो अब दोनों का सिमिलर मैडम सर अक्सर घरों में जो पालते हैं उससे भी अपन बच्चे बात बच्चे लोग खेलते हैं उनको कुछ उससे इफेक्ट होता है। मैं ऑलरेडी वो बोल चुका हूँ कि अगर एक्सपोजर है तो जो बर्ड ड्रॉपिंग्स है वो रेगुलरली साफ कर दीजिए। आपके पास केज में आप एज ए पेट उसको पाल रहे हो तो आप रेगुलरली सफाई करिए ताकि जो भी गए वहाँ पे इन्फेक्ट ना हो। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन ये वीकेंड इम्यून सिस्टम वालों को होता है। अगर हेल्दी को भी हुआ तब जैसा इनको है हेल्दी है, तो इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मकसद है कि पहले रिपोर्टिंग्स थे कि लो इम्यून सिस्टम, अब गुड इम्यून सिस्टम वालों को भी होने के ज़्यादा इम्कानात है। तो आप लोग सब प्रिवेंशन मेजर्स इस्तेमाल करें। है। मैं उनको जो बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन बहुत हार्ड वर्क किया इनके पीछे। जो स्कैन सीटी स्कैन जो पहले था जब एडमिट हुए तो वो देखे तो ऐसा ना कि भाई ये स्कैन में कैसा है ना जो है ठीक होना है या कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ये थी कि आप बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत जो है पॉजिटिव माइंड हमेशा जब भी मैं मिलता था इसी में हमेशा पॉजिटिव माइंड थे। तो वो पॉजिटिवनेस के देख के जो है होप था कि भाई इंशाल्लाह जो है likely she is going to improve and gradually over a period of 3 weeks ICU में फिर स्टेप डाउन फिर वार्ड में रखे। अब जो है बगैर वेंटिलेटर के बगैर कोई बाईपैप मशीन्स के जो है शी इज एबल टू डू। तो एक चीज़ ये है कि अपन पॉजिटिव रहना कभी कुछ भी रहा जाए वी हैव टू बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड इसके वजह से कई बीमारियां क्योर होती हैं। कैंसर जैसे बीमारियां में जो है इट इज़ रिपोर्टेड इन लिटरेचर हु हैव बीन पॉजिटिव दे हैव ए गुड रिस्पॉन्स। तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा पॉजिटिवली उसको अप्रोच करना उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हल निकलने के इम्कान हैं। अगर अपन नेगेटिव सोचे या नेगेटिव हमको बार बार बोलते हैं तो अच्छा आदमी भी हाँ, मेरा नाम मुजफ्फर मूसा है। जब मैं फर्स्ट टाइम एंटर करी हॉस्पिटल को तो आई वॉज अनेबल टू ब्रीथ, बिल्कुल ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो जब भी हम लोग एडमिट हो गए लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिला हॉस्पिटल से हमारे को कि डॉक्टर्स हाथे हाथ इसको जल्दी जल्दी क्योर पे लग गए। सुबह शाम जब हम डॉक्टर्स की सूरत देखते तो अजीब ही खुशी होती। वो चीज़ बहुत लंबा वक्फा लगा, टाइम तो बहुत लगा रिकवरी के लिए क्योंकि इसको पहचानने में थोड़ी देर लग गई, मरज़ को पहचानने में थोड़ी देर लग गई। और हमारे जो फैमिली है ये लोग उस पर डालने के लिए तैयार नहीं थे, वेंटिलेटर पर डालने के लिए तैयार नहीं थे बिकॉज आई वॉज मैं बिल्कुल उसमें थी, कॉन्शियस में थी। मैं आई वॉज एबल टू टॉक, आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन।
आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम क्या हालत है? बस ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। आप कबूतरों के साथ ज्यादा रह रहे थे। था तो नहीं, बस सुबह उठ के दाना डाल के अंदर आ जाता हूँ तेज। हाँ, घर के अंदर तो नहीं है। काय बघा ना मम्मी आ गए अगर तो कबूतर कैसा भी आके वहाँ बैठ जाता था कंटिन्यू। या हमारे दाना डालो या नहीं डालो